Good morning to all. Welcome KVS RO Daily Life. We are going to start today the chapter number 3 of electrochemistry topic. बच्चे आप याद रखेंगे कि आपका जो असाइनमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करके और असाइनमेंट को करेंगे और फिर आपको अपने टीचर से चेक भी करवाना है और इस सारे का रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से करें इस असाइनमेंट को। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? Actually, electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy and vice versa. And what are the objectives of this lesson? So after studying this unit, you will be able to learn about different types of electrochemical cell, electrolytic cell, differentiate between electrolytic cell and electrochemical cell, variation of conductivity and molar conductivity with change in concentrations, or different types of commercial cell like dry cell, lead storage cell, fuel cells, and in the last of the chapter corrosions is also studying in this chapter because it is also an electrochemical phenomenon. So we will start today the lesson electrochemistry with the help of this one, starting of electrochemical cell. So before starting the electrochemical cell, there are some terms like reduction, ऑक्सीडेशन मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बार बार ये टर्म आएगा। तो आपने अभी अभी जस्ट एग्जाम दिया है तो उसमें आपने रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर पढ़ा है, तो आपका प्रीवियस नॉलेज यहाँ से आ रहा है, उसी को मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको कि रिडॉक्स मीन्स क्या था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या था आपका कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जो टर्मिनोलॉजी आएगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एनोड, कैथोड, ये सारा चीज आपके उसी चीज पर बेस्ड है। सो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज which have a natural tendency to occur its own with initiation or without initiation. ऐसे रिएक्शन को आप spontaneous reaction कहते हो। So electrochemical cells are the result of a spontaneous reaction. Spontaneous means अपने आप हो जाता है, आपको सिर्फ उसको एक रास्ता प्रोवाइड करना है। तो इसका यदि हम कंस्ट्रक्शन देखें, इसको हाफ सेल बोलते हैं और इसको हाफ सेल बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जिंक एक इलेक्ट्रोड डिप्ट है, इस मेटल स्ट्रिप को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, जो अपने ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट है। यहाँ पर ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर स्ट्रिप, और कॉपर सल्फेट में डिप्ट है। अब जैसे ही इसको हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से हो रहा है और अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह का एक आप देख रहे हैं। यदि हम इसको अभी नहीं कनेक्ट करते हैं तब देखिए, तो यहाँ पर एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ जो इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इधर से ही इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं हुआ, इधर से क्यों फ्लो हो रहा है। एक सिंपल एनालॉजी देखो बेटा, जैसे आपके पास दो बकेट है और दोनों बकेट में वाटर है, एक में लेवल हाई है, एक में लेवल लो है। यदि उसको एक वायर पाइप से कनेक्ट कर देते हो
तो किधर से मूवमेंट होगा? नेचुरली आप कहोगे कि सर जहां पर हायर लेवल है वहां से लोअर लेवल वाले बकेट में तब तक आएगा जब तक कि वो लेयर बराबर ना हो जाए। बच्चे यहाँ भी वही बात होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है वो जिंक की ज्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है कॉपर से, इसीलिए मूवमेंट इस तरफ से हो रहा है। मतलब इनका भी है, यदि हम इसको सिल्वर इलेक्ट्रोड से लगा दें तो कॉपर ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने लग जाएगा, क्योंकि तब जिंक से कंपेयर करेंगे। अब इनका लेवल हाई हो जाएगा और सिल्वर का कम हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए हम आगे जब ई नॉट देखेंगे वो मैग्नीट्यूड देख करके आप बता सकते हो कि किसका जो ज्यादा निगेटिव वैल्यू में आएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आप देखते हो कि ये रिएक्शन इस कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि हमारा जो जिंक है सॉलिड ये डिजॉल्व हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ये बेटा धीरे 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 डिजॉल्व हो रहा है और Zn2+ आयंस इसमें बढ़ रहा है इस कंपार्टमेंट के अंदर। इस कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है बेटा कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होके आया तो यहां पर देखते हो आप कि सोल्यूशन में कॉपर 2+ है, SO4 2- है। तो ये जो कॉपर 2+ है ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे जाके जमा हो गए, मतलब कॉपर 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या बोलेंगे आप इसको? रिडक्शन। तो ये देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन हाफ है और ये रिडक्शन हाफ है, मतलब दो हाफ सेल मिलकर के एक सेल बनता है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ। अब इसको याद रखने के लिए बेटा एक ऐसे एब्रिविएशन लर्न कर लेते हैं जो आसान रहेगा हमको। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, मतलब कि ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड है। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। A स्टैंड्स फॉर एनोड और N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। अब यहां पर आपको कोई पूछेगा कि क्या एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा, तो आपको इस तरह का जवाब नहीं देना कि एनोड और कैथोड होता क्या है, क्योंकि यही जब आप रिवर्स देखोगे, अभी यदि हम देखना कि इसमें इसको कनेक्ट करेंगे और इसका वोल्टेज 1.1 से बढ़ा देंगे तो ये सारा चीज चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप एक ऐसा डेफिनेशन याद रखें जो कभी एनोड और कैथोड का डेफिनेशन नहीं बदले। तो द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ये हर हमेशा सही रहेगा, कभी भी किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक हो या इलेक्ट्रोकेमिकल हो कभी नहीं चेंज होगा। इसलिए इसी डेफिनेशन को याद रखना है कि द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। फिर से बेटा क्या है कि एनोड किसको बोलते हैं? जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और कैथोड किसको बोलते हैं? जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और रिडक्शन है। अब देखो ये उसका अपोजिट आपको हो जाएगा RRCP, मतलब राइट, रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव। अब इसमें आप देख रहे हो कि जिंक सल्फेट Zn2+ SO4 2-, Cu2+ SO4 2-। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। लेकिन इस रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है बेटा? इस कंपार्टमेंट में कैटायंस जो Zn2+ का कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो जैसे Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा
तो इस इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी होगी कि उसको जब उसी कंपार्टमेंट में एक पॉजिटिव स्पेसीज मिल रहा है, सो दे हैव ए टेंडेंसी टू इंटरेक्ट विथ Zn2 प्लस एंड बैकवर्ड रिएक्शन का चांस बन रहा है। समझ रहे हैं हमारी बात कि पहले क्या था कि हमारे पास जितना जिंक 2 प्लस उतना ही SO4 2 माइनस, कोई ज्यादा नहीं था, इम्बैलेंस नहीं था आयनिक। लेकिन अब Zn2 प्लस बढ़ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि हम इसी के साथ कंबाइन करके यहीं चले जाएं, यहां तक ट्रेवल ना करें। ठीक इस कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए आ रहा था, कॉपर 2 प्लस के लिए, और कॉपर 2 प्लस लगातार किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है तो इस कंपार्टमेंट में ज्यादा क्या बचा है, सल्फेट है। तो यदि वो इलेक्ट्रॉन्स आता है सो देयर इज ए चांस टू कोलाइड सल्फेट आयंस। तो सल्फेट से यदि वो इनका इंटरेक्शन हुआ तो तुरंत रिपेल हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। इसका मतलब कि थोड़ी देर बाद ये सेल हमारा काम करना बंद कर देगा। तो यदि हम चाहते हैं कि नहीं ये सेल हमारा बहुत ज्यादा देर तक काम करे, लॉन्गर काम करे, तो आपको एक सॉल्ट ब्रिज लेना पड़ेगा, एक सॉल्ट ब्रिज लेना पड़ेगा। एक यू टाइप ट्यूब होता है बेटा, जिसमें अगर सीवीड्स के साथ एक, जिस तरह से आपका घर में टूथपेस्ट करते हो, सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेते हैं और इसमें एक इनर्ट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। दोनों वर्ड्स समझिएगा, स्ट्रॉन्ग भी है इनर्ट भी है, जैसे KCl, KNO3, ये सारा चीज हम लेते हैं। अब इसका लेने का फायदा क्या होगा, क्या हम वायर कनेक्ट कर सकते थे इसकी जगह? तो हमारा आंसर होगा नो। वायर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा इम्बैलेंस बना ही रह जाएगा और वो चीज नहीं होगा जो यहां पर ये करने वाला है सॉल्ट ब्रिज। तो व्हाट इज ए सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज इज ए यू टाइप ट्यूब containing semi-solid paste of strong electrolyte with agar-agar seaweeds. What is the function of salt bridge? इस salt bridge का क्या फंक्शन है? इसी को salt bridge कहते हैं, आयंस के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो पहला फंक्शन क्या होगा कि टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या वर्ड बोला मैंने? ये इसमें इम्बैलेंस हो गया था, तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एंड सेकेंड, ये देखो बेटा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, और ये वाला जो सर्किट है उसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। सो टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल, सो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज: to maintain the electrical neutrality of the neutralite and to complete the internal circuit of the cell. ये हमारा salt bridge का फंक्शन है। अब यदि थोड़ा सा हाइयर बात करें, KCl और KNO3, चॉइस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होगा? जैसे देखो बेटा कि इस स्पीड से जिंक 2+ निकलता है, उसी स्पीड से इसमें Cl- आयन मूव करना चाहिए, सो दैट द एक्स्ट्रा जिंक 2+ आयन मे बी न्यूट्रलाइज इमीडिएटली। और इसी स्पीड से इसमें क्या मूव कर जाना चाहिए, K+, जिससे जो सल्फेट हमारा नेगेटिव चार्ज है उसको यू क्या कर दे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना दे। लेकिन यदि आपका इस तरह से एक वर्ड होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, जैसे मोल फ्रैक्शन हमने अब सीखा था, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट नंबर होता है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर आप कैटायन का निकालेंगे तो ऊपर में लिखेंगे आप स्पीड ऑफ कैटायन, नीचे लिखेंगे टोटल स्पीड ऑफ कैटायंस प्लस स्पीड ऑफ एनायंस। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर मैच होना चाहिए। इसको एक बहुत छोटा सा एनालॉजी से आपको समझाता हूं मैं, यदि मैं सक्षम हुआ समझाने में। तो देखो बेटा, जैसे आपके यहाँ एक मैसन है जो आपके घर में जो टूटे फूटे कुछ हो गया, प्लास्टर्स वगैरह, उसको ठीक करने के लिए आया हुआ, और उसको हेल्प करने के लिए आपने एक लेबर भी रखा है। तो लेबर का क्या काम है कि वो मोर्टार वगैरह वो जो मटेरियल्स है उनको बना के देता है,
और वो यूज करते हैं। तो यदि दोनों में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है लेबर और मैसन्स के अंदर, तो आप देखोगे कि ना लेबर बैठा हुआ है, मतलब वो सामान का ढेर वहां पे नहीं पड़ा हुआ है, और जितना उसको चाहिए मैसन को उतना मटेरियल है। लेकिन यदि लेबर आपका सुस्त हो गया तो देखोगे आपका मैसन खड़ा है, उसको सामान ही नहीं है उसके पास। और यदि आपका मैसन सुस्त हुआ तो क्या होगा कि वहां पर बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है और वो लेबर ला के रखता जा रहा है लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहा है। ठीक इसी तरह से यदि हमारा स्पीड इसका कम हुआ तो आपका एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा Zn2 प्लस का, और इसको हायर टर्म में हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, सो दैट द सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज इन सच ए मैनर दैट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डज नॉट डेवलप। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज का टोटल फंक्शन होता है। अब यदि हम बात करें इसमें, इसको बेटा यदि हमने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, ये देखो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो इसका ई सेल का वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट है, उससे लेकिन कम का ही डाला है। तो कम का यदि डाला है तो क्या हो रहा है कि अभी भी डायरेक्शन वही है बेटा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, यही चल रहा है, और हमारा जिंक डिजॉल्व हो रहा है एनोड पर और कॉपर डिपोजिट हो रहा है कैथोड पर। अब यदि आपने क्या किया कि इसको ई सेल एकदम एग्जैक्टली आपने इक्वल कर दिया 1.1 वोल्ट का, तब क्या क्या आप देखने को आपको मिलेगा। अब आप देखो ना कोई करंट फ्लो ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो, और आपका I 0 हो जाएगा। यहां पर जो है जैसे ही आपने बराबर किया, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, सो नो केमिकल रिएक्शन। अब लेकिन बढ़ा दो जरा सा, वन 1.1 वोल्ट से आपने बढ़ा दिया। अब जानते हो बेटा ये क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक हो जाएगा, मामला उल्टा पड़ गया। इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया तो इधर से करंट का होगा, इधर से करंट का होगा, और इलेक्ट्रॉन यदि इधर फ्लो कर गया तो ये अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कैथोड एनोड भी चेंज होगा? हाँ चेंज होगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना शुरू हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड होता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड होता है। अब देखो सारा चीज उल्टा शुरू हो गया, यहां पर अब ये डिजॉल्व होगा, ये डिपॉजिट होगा। तो अब इस पे क्वेश्चंस देखो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस, अब 3 तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हो कि व्हेन एक्सटर्नल सेल, ये मान लो डेनियल सेल था हमारा जिसका आप जानते हैं कि 1.1 वोल्ट होता है, तो यदि हम इससे कम एक्सटर्नल सेल लगा रहे थे तो इट बिकम्स ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कॉपर टू जिंक, यहां से। अब देखिए जब आपने क्या किया कि एग्जैक्टली ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, देन देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्लो ऑफ करंट, आई हमारा 0 हो रहा था। अब आपने ज्यादा लगा दिया, नाउ इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट कौन कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी कर रहा है, मतलब वो अपने आप नहीं हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपने देखा कि वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा एक रिएक्शन हो रहा था स्पॉन्टेनियस, आप इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस कर रहे थे, जनरेट हो रहा था। लेकिन जब हमने ज्यादा
पावर का 1.1 वोल्ट से ज्यादा का एक्सटर्नल सोर्स इसमें डाल दिया, तब आप देख रहे हैं कि इट नाउ बिकम्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग क्या हर बार इतना हम बड़ा बल्कियर सेल बनाएंगे? नहीं, हम सेल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। तो सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ये कन्वेंशन है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और जो मेटल और इसी का इलेक्ट्रोलाइट, तो जब आप इस तरह के एक स्ट्रिप्स देते हैं, इसका मतलब कि मेटल एंड देयर इलेक्ट्रोलाइट इज सेपरेटेड बाय दिस सिंबल। और बीच में जो बेटा आप देख रहे हैं ये सॉल्ट ब्रिज, इसको इस वर्टिकल लाइन से यूज करते हैं। फिर इसमें देख रहे हो क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस कॉपर, तो यहीं से आपको बनाना है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कॉपर सॉल्ट, ये एंड कैसा है, पॉजिटिव एंड, ये एंड कैसा है, नेगेटिव। तो यदि हमको कोई सेल दिया है तो हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। यदि हमको कोई ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है, सेल रिप्रेजेंट करना है, तो हम सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक करके देखते हैं हम लोग, फिर आप भी प्रैक्टिस करिएगा इसको। जैसे एक सेल लिख रहे हैं हम लोग, इस सेल को देख करके आपको क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा है कि राइट द इंडिविजुअल रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। इंडिविजुअल रिएक्शन बेटा ये वाला पार्ट देखो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट में लिखा हुआ था एनोड है, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये हम लिख दिया, कहां पर हो रहा है, एट एनोड। देखो कैथोड पर ये रिडक्शन हो रहा है, जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन। ये कहां हो रहा है, कैथोड पे, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन की कोई बात करेगा तो हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने में आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन को हमें कैंसिल आउट करना है। तो आप देख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, 2, और ये गेन कितना कर रहा है, 3। ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे आप, वो 2 ही लॉस कर रहा है। तो इसीलिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 3 से। तो अब ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 6। इसको गेन भी कराइए 2 से, तो ये गेन भी 6 से हो गया, 3 × 2 6, 2 × 3 6। तो अब ओवरऑल इसको हम बोलते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन। Which one of the electrode is negatively charged? तो ये वाला नेगेटिवली है, ये वाला नेगेटिवली है। क्या बताया था आपको, रिकॉल करिए, लोन लेफ्ट कौन सा है, ये। तो ये हमारा कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। तो इसको देख करके हम ये लिख सकते हैं और इसको देख करके ये लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं थोड़ा सा।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे एक मेटल M dipped in its own solution आप देखेंगे कि इस मेटल की टेंडेंसी हो रही है कि हम इलेक्ट्रॉन लॉस करें और अपने इलेक्ट्रोलाइट में आए। इस आयन की टेंडेंसी क्या हो रहा है? मेटल में आ जाए। थोड़ी देर बाद देखोगे बेटा एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। तो आप एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि ये Mn प्लस है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी तरफ क्या है ये N इलेक्ट्रॉन। So the potential difference between the electrolyte and electron is called electrode potential। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। सो ऑलवेज इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको रिप्रेजेंट E से करते हैं तो लिखेंगे ECU2 प्लस Cu। इसका मतलब कि ये रिडक्शन की बात कर रहा है और ये देखिए ये ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। यदि हम बेटा इस पे नॉट लगाते हैं इसका मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, लेकिन इस पे नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन द रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पर यदि वैल्यू इसका है 0.34 वोल्ट और तो इसका होगा -0.34। क्या मतलब कि ये हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन अपोजिट इन साइन है। तो जो भी हमको टेबल मिलता है या आपको अपने 11th क्लास में आपने वो टेबल देखा है, यहाँ भी आप टेबल देखेंगे कि उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं क्योंकि वो इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर में अरेंज होता है मेटल्स की एक्टिविटीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये जो है कभी भी आप ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स का आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है हमको कि व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू मेजर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या हम इसको डायरेक्ट एक कॉपर रख लें यहां पर और कॉपर स्ट्रिप क्या हम निकाल पाएंगे? हमारा आंसर होगा नो। क्यों? बिकॉज द हाफ सेल कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज चार्ज कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ऑन इन ए सिंगल इलेक्ट्रोड। कहां जाएगा फ्लो होकर के? कोई रास्ता नहीं है इसको फ्लो होने के लिए। तो आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा कि उसमें जो दो इलेक्ट्रोड था, एक कॉपर था और एक जिंक था आपका, और इस सेल का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनको साइंटिस्ट के नाम पर उनको ऑनर करने के लिए उनको लुइस गैल्वेनी के नाम पर गैल्वेनिक सेल बोलते हैं और अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर वोल्टेइक सेल बोलते हैं। तो इसमें भी हम दो इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होती है, तो हम सिंगल का नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? तो कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, ये बहुत सारे टाइप्स हैं इलेक्ट्रोड्स के जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जब हम E0 लगाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम टेम्परेचर 298 केल्विन रखते हैं और इसकी मोलरिटी 1m रखते हैं। यदि हमारा कोई गैस होता है तो उस प्रेशर को 1 बार पर मेंटेन करते हैं, तब जाकर के हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड है बट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर, स्टैंडर्ड
जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं मानते हैं, वो IUPAC का कन्वेंशन है। तो हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सो देयर आर वेरियस इलेक्ट्रोड्स। अब आप देखोगे कई बार प्लैटिनम, गोल्ड, इनका यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं प्लैटिनम का। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम हेल्प करता है उसके इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, लेकिन अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, तो इसीलिए उसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, तो Pt जो सॉलिड है वो उसको हेल्प कर रहा है। हाफ रिएक्शन यदि आप लेंगे इसका, रिडक्शन हाफ, यस। यदि हम ब्रोमीन इलेक्ट्रोड की बात करें, हाफ रिएक्शन, ये सारा इलेक्ट्रोड्स है जिसका हम E0 की वैल्यू पहले से फिक्स है, और इसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रोड हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, जिसमें AgCl Ag में कन्वर्ट हो रहा है। और कैलोमेल इलेक्ट्रोड का नाम सुना होगा आपने, मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स, ये सारे हैं। लेकिन अपने सिलेबस में तो हाइड्रोजन के हेल्प से ही निकालते हैं, तो हम हाइड्रोजन के हेल्प से निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको। सिर्फ हम सेल रिप्रेजेंटेशन से चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए Pt सॉलिड, गैस, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो अब सारा चीज लेना पड़ेगा। 1 बार H प्लस 1m Cu2 प्लस 1m gives copper। अब जब हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसका होता है? राइट इलेक्ट्रोड टू लेफ्ट इलेक्ट्रोड। राइट वाला कैथोड होता है तो हम कैथोड माइनस एनोड बोलते हैं। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, E cathode minus E anode is called cell potential, and when it is called EMF when no current is drawn through the circuit। इन दोनों में बस ये छोटा सा डिफरेंस है कि यदि आप दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस राइट माइनस लेफ्ट ले रहे हैं और करंट ड्रॉ कर रहे हैं तब तो आप सेल पोटेंशियल वर्ड बोलते हैं, नहीं तो हम EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इसमें यदि हम लोग निकालना चाहें तो इसका ये रिएक्शंस है कि हमारा जो H2 गैस है वो H प्लस में जाता है, कॉपर 2 प्लस कॉपर में जाता है। तो यदि हम
ई नॉट सेल की बात करें तो लिखेंगे हम लोग ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, बट द वैल्यू इज ऑलवेज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसका ई नॉट का जो वैल्यू दिया हुआ है ये आपको लेना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशंस द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज 0.0 वोल्ट। तो आपको ये जो निकल कर आया, जो वोल्टामीटर से आपने मेजर किया, वो आया आपका 0.0 वोल्ट। राइट आपका कौन सा है? यही तो राइट है आपका E नॉट Cu2 प्लस Cu। इधर आपका ये क्या था? E नॉट H प्लस H2। इसका वैल्यू रख दीजिए 0 माइनस 0.0। तो ये आ गया आपका, सॉरी ये है, ये हमारा जो सेल पोटेंशियल आया है वो है 0.34 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा 0.34 वोल्ट। तो ये किसका आ गया? कॉपर का आ गया, क्योंकि माइनस तो 0 है, तो ये कॉपर का आ गया। अब ये इसके मैग्नीट्यूड से समझना है कि यदि पॉजिटिव हुआ तो इसका क्या मतलब है, यदि निगेटिव आया तो इसका क्या मीनिंग है। जैसे आप जिंक का लेंगे तो जिंक का ये निकल कर आता आपको माइनस 0.76 वोल्ट। दोनों का मतलब समझना आपको, इससे कंपेयर करना है। इफ इट इज नेगेटिव देन द हाइड्रोजन redox couple, so it has more power to reduce, or it is more stronger redox couple than hydrogen। ये हाइड्रोजन से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसीलिए जब कभी जिंक पर आप कहते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 लिया तो हाइड्रोजन गैस निकल गया, तो क्यों ऐसा? इसलिए कि वो स्पॉन्टेनियस हो गया, कि आपका ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन से यदि हम सेल बनाएं तो आप देखेंगे कि जिंक Zn2+ में जाएगा और H+ को H2 बना देगा। लेकिन जब बेटा हम कॉपर कंटेनर में, जैसे देखते हो कि रात में आप तांबे के कंटेनर में सजेस्ट किया जाता है मेडिकली कि आप रात में पानी रखिए, सुबह पीजिए। तो यदि रिएक्शन होता रहता तो कैसे पीते हैं? तो आप तांबे के में यदि कोई पानी रखते हैं, या कई बार अपने 8th क्लास में वो गलती अपने NCERT बुक में चल रहा है कि Cu प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस H2, है ना? तो वो चलता ही जा रहा है, वो रुकता नहीं है। लेकिन यदि यहां से देखोगे तो आप रोक दोगे खुद कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? बिकॉज कॉपर इज ए वीकर रिडॉक्स कपल देन हाइड्रोजन। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपके पास एक टूल हाथ लग गया है कि स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए, कि यदि बेटा E नॉट सेल जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप वेरियस सेल्स बना सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। या आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कैन वी स्टार्ट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ सिल्वर स्पून, या इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विथ कॉपर स्पून्स। तो आप बता सकते हो कि हम उससे हिला सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? जैसे आपको क्वेश्चन पूछा, अभी मान लीजिए कि इसके अंदर ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा और कह दिया कि ये कंटेनर जो है ये कॉपर का है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि कैन यू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल्स। तो आप क्या बोलेंगे? आप यस नो करने से पहले आप क्या करेंगे? इसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो फिजिबिलिटी चेक कैसे करोगे बेटा? इसमें इमीडिएट आप क्या करोगे? सेल बनाने का प्रयास करोगे। तो देखो, यहां पर कॉपर है तो निश्चित रूप से आप कॉपर की जो टेंडेंसी होगी, क्योंकि मेटल तो है, तो ये लॉस करें।
और जो सिल्वर नाइट्रेट में आप Ag प्लस देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन किया। मतलब ये आप एक पॉसिबिलिटीज लगा रहे हैं कि रिएक्शन हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा ये तो आपको E नॉट बताएगा। तो मतलब किस तरह का सेल बन रहा है बेटा, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ बस है, और Ag+ से Ag। अब देखिए कि यहां पर इसकी वैल्यू, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो E नॉट सेल निकालना है यदि हमको, तो हम लिखेंगे बेटा E नॉट राइट हमारा क्या है Ag+ Ag, इसका वैल्यू हम लेंगे वहां से। फिर इसका रिडक्शन फॉर्म Cu2 + Cu, इसका वैल्यू है 0.80 वोल्ट और इसका वैल्यू है 0.34 वोल्ट। वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन होने लग गया। तो जब रिएक्शन होने लग गया तो आप कैसे रखोगे, तो आप बोलोगे नहीं, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। लेकिन यही उल्टा पूछ लेता बेटा कि क्या हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन सिल्वर के वेसल में रख सकते हैं, क्योंकि यस रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब एक चीज और समझना है आपको कि कई बार जैसे हम ये राइट लेफ्ट निकालने के लिए देते हैं, एक कंफ्यूजन क्या आता है, ये जरा सा देखो। थोड़ा सा गलती होने का चांस रहता है, उस चीज को पॉइंट आउट मैं कर रहा हूं। जैसे ये 3mg to Cr solid, यदि इसका वैल्यू हमने दिया आपको E नॉट Mg2 + Mg -2.36 वोल्ट, E नॉट Cr3 + Cr -0.74 वोल्ट, और आपको कह रहे हैं कि ई सेल निकालो। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसका रिएक्शन तो कुछ इस तरह से हो रहा है। तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करें या सीधा सीधा निकालें, मतलब इसका ई नॉट सेल क्या करें, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दिस वोल्टेज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई भी इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो राइट माइनस लेफ्ट करो, राइट आपका ये है, तो ई नॉट Cr3 + Cr माइनस ई नॉट Mg2 + Mg, इस फॉर्म में आप इसको निकाल पाएंगे। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो इसका हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा। लेकिन हर हमेशा ये चीज स्टैंडर्ड में तो नहीं होगा, हर हमेशा तो आप मोलरिटी को 1m मेंटेन करके नहीं रखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो ये कि यदि हम इसका कंसंट्रेशन बदलें या क्या क्या फैक्टर हो सकता है, आप कहें कि किस किस चीज पे हमारा सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यदि हम बात करते हैं कंसंट्रेशन, ये टेम्परेचर से वेरी कर सकता है ना, और ये कंसंट्रेशन से वेरी कर सकता है। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बहुत सारा कुछ इस तरह का असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस आज दिया हुआ है कि आप अरेंज करो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, अरेंज या इन दो का, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ई नॉट सेल की वैल्यू यदि डैनियल सेल में 1.1 वोल्ट से बढ़ा दें तो नाउ इट सेल बिकम्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उस तरह का जवाब आपको देना है। और हर हमेशा इस चीज को याद रखें कि ये जो वैल्यू है
जैसे -2.36 और -0.74 वोल्ट, ये क्या बता रहा है? ये इसके रिड्यूसिंग टेंडेंसी को बता रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे Li प्लस Li का -3.05 वोल्ट होता है, इसका मतलब वो सबसे नीचे रखा हुआ है, मतलब लिथियम इज द बेस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और आपने इस ब्लॉक में वो पढ़ा भी होगा कि क्यों लिथियम हो जाता है जबकि आयनाइजेशन एनर्जी तो सीजियम का लोएस्ट होता है। तो E नॉट इज नॉट डिपेंड्स ओनली अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के टेंडेंसी पर नहीं है, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी पर भी डिपेंड करता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी पर भी डिपेंड करता है। तो जो ओवरऑल टेंडेंसी होता है वो ये मेजरमेंट के फॉर्म में आता है। तो जो जितना ज्यादा निगेटिव वो उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे ऊपर फ्लोरीन को देखोगे कि F2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स F माइनस 2.87 वोल्ट। सो ये हमारा सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो इस तरह से हम वो सारे चीज जो इसके स्पॉन्टेनिटी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आप क्या क्या कर सकते हैं कि हम रिएक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं। आप फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस पता कर सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो ये सारे चीज आपको E नॉट का वैल्यू पता होने पर आप पता कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।